नमस्कार दोस्तों। आज इजराइल और हमास के बीच युद्ध को शुरू हुए ठीक 15 दिन पूरे हो चुके हैं। इसी महीने में अक्टूबर 2023 में 7 अक्टूबर के दिन हमास ने इजराइल के ऊपर सुबह के तकरीबन 6:30 बजे हमला किया था और ये चौतरफा हमला था। हमास के आतंकवादियों ने 7 अक्टूबर के दिन तकरीबन 5000 रॉकेट और इजराइल के ऊपर फायर किए, जिसको इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है आयरन डोम, वो पूरी तरह से रोकने में नाकाम रहा और उन रॉकेटों ने काफ़ी जगह गिर के काफ़ी क्षति पहुंचाई। और इस एयर स्ट्राइक के अलावा भी हमास के आतंकवादियों ने ज़मीनी और तरफ से भी कार्रवाई करी और इजराइल की और जो गाजा की सीमा थी और उस सीमा से फेंसिंग को काट के वो लोग एंटर हुए और वहाँ से उन्होंने अटैक किया। समुद्र के रास्ते से भी अटैक किया। तो हम कह सकते हैं कि बहुत ही एक पहले से प्लान किया हुआ और एक क्रूर एक तरीके का हमास का पूरा तरह से अटैक था, जिसने इजराइल की और पूरी जनता को, उनके जनजीवन को पूरी तरह से सोचने पर मजबूर कर दिया। आप देख सकते हैं दोस्तों, हमास के आतंकवादियों ने कितने मासिव तरीके से रॉकेट्स की फायरिंग गाजा पट्टी से इजराइल की सीमा में करी, जिससे इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम बिल्कुल भी और तरह से नेस्त नाबूद करने में, विफल करने में कुछ हद तक असमर्थ रहा। इसके बाद इजराइल ने बदले की कार्रवाई करते हुए गाजा पर एयर स्ट्राइक करी और अपने ऊपर हुए 7 अक्टूबर का जो हमास ने हमला किया था उसका बदला लिया। उसके लिए इजराइल ने गाजा को पूरी तरह से चारों तरफ से और दुनिया से काट दिया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैप में, गाजा एक तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और उसके बाकी के तरफ ये इजराइल की सीमा लगती है। तो इजराइल ने ये सारी सीमा पूरी तरह से ब्लॉक कर दी और वहाँ पर दवाइयाँ, बिजली, पानी, खाने पीने का सामान, इन तरह की जो भी रसद तक की सप्लाई थी वो इजराइल ने पूरी तरह से काट दी, जिससे कि हमास के आतंकवादी घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएं। You can't hear yourself think. It's not just the noise of the sirens and the strikes. The sound of the chaos in between is just relentless. Pure panic everywhere you look. This little boy was pulled out alive, his face blackened. His rescuer rushes to his mother. But before she can embrace her boy, she passes out in a shock. Any car becomes an ambulance. This woman is driven off before the boot can be shot. We've been told to get out, but where do we go? And how do we get there? There are more than 2 million people living here. तो दोस्तों आइए समझते हैं इजराइल और हमास के बीच में ये इतनी टेंशन क्यों है। ऐसा क्या इनके बीच में हिस्ट्री है, ऐसा क्या कॉन्फ्लिक्ट है जिसके वजह से इजराइल और हमास के जो भी रहने वाले लोग हैं वो आपस में मरने मारने को उतारू हैं। तो आइए जानते हैं ये सब कुछ इस वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि इजराइल की स्थापना 14 मई 1948 को हुई, इससे पहले यहूदी धर्म के अनुयायी और विश्व के भिन्न भिन्न देशों में रहते थे, जहाँ पर ज़्यादातर उनकी जो संख्या थी अल्पसंख्यक के रूप में थी और इसी अल्पसंख्यक होने की वजह से उनका खासा उत्पीड़न होता था और ये जो उत्पीड़न है यूरोप में खासकर होता था। तो इस तरह के बहुत से मामले सामने आए जिसमें यहूदियों का उत्पीड़न हुआ, जैसा कि इंपीरियल रूस में 1880 के दशक में यहूदियों को निशाना बनाकर नरसंहार किया गया। फ्रांस में 1894 का डेफस मामला, जिसमें एक यहूदी सैनिक को जर्मनी को महत्वपूर्ण जानकारी देने का झूठा ढूंढी तैराया गया था और नरसंहार किया गया था। इसी तरह होलोकास्ट मामला, जिसमें यहूदी नरसंहार हुआ द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, जिसमें कि नाजी जर्मनी ने और यूरोपियन यहूदियों का और मासिव नरसंहार किया और इसमें तकरीबन 60 लाख यहूदियों की सुनियोजित तरीके से हत्या कर दी गई। तो यहीं से यहूदी समुदाय में यह भावना पनपने लगी कि जब तक उनके पास अपना देश नहीं होगा तब तक वे सुरक्षित नहीं होंगे और यह आंदोलन एक यहूदी मातृभूमि को स्थापित करने के प्रयास के रूप में जिन्होंने नया देश बनाने के लिए मौजूदा फ़िलिस्तीन को चुना, जो कि प्राचीन समय में 19वीं शताब्दी में ओटोमन सल्तनत का हिस्सा था।
इस जगह का चुनाव करने के पीछे और पहली जो वजह थी वो थी कि जो और यहूदियों का और धार्मिक स्थल है जेरूसलम, वो यहीं पे था, जो कि ईसा मसीह से संबंधित है और इनका धार्मिक स्थल है। तो इन्होंने और इस जगह को चुना कि यहाँ पर हम अपना एक बड़ा देश बनाएं जहाँ पर दुनिया भर के यहूदी मिलके यहाँ पर रहेंगे। 1917 के समय यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन था और मौजूदा फ़िलिस्तीन में, तो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उन्होंने यहूदियों का समर्थन दे दिया कि वो अपने लिए यहाँ पर एक नया देश बना सकते हैं और इस घोषणा को बाल्फोर घोषणा के नाम से जाना जाता है। इस तरह 1917 से 1946 तक लगभग इस समस्या का फ़िलिस्तीन और जो इज़राइल हैं, यहूदी हैं, इसका कोई संभवतः हल नहीं निकला। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जाते जाते जिनका फ़िलिस्तीन पर कब्जा था ये मसला यूनाइटेड नेशंस को दे दिया। फिर यूनाइटेड नेशंस ने 29 नवंबर 1947 को एक अपना वर्डिक्ट पास किया जिसमें उन्होंने फ़िलिस्तीन को यहूदी और अरब राज्यों में विभाजित करने के लिए मतदान किया, जिसमें यरूशलेम संयुक्त राष्ट्र के नियंत्रण में रहा और एक हिस्सा और इज़राइल का बनाया गया और एक फ़िलिस्तीन के नाम से बनाया गया। लेकिन यूनाइटेड नेशंस का ये पार्टीशन प्लान और फ़िलिस्तीन को दो भागों में विभाजित करने का इज़राइल और फ़िलिस्तीन, ये अरब देशों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि उनका ये मानना था ये ब्रिटिश कॉलोनिज़म को बढ़ावा देने की तरफ यूनाइटेड नेशंस का एक और कदम है। और इसके चलते सारे अरब देश जो इज़राइल की सीमा से लगते थे वो इज़राइल के ख़िलाफ़ में मिलकर युद्ध छिड़ देते हैं, जिसे फर्स्ट अरब इज़राइल वार के नाम से जाना गया, जो 1948 में हुआ। तो दोस्तों 1948 में इज़राइल के ऊपर पड़ोस के रहने वाले 6 अरब देशों ने आक्रमण कर दिया और आप ये जान के बिल्कुल आश्चर्यजनक हो जाएंगे कि इज़राइल ने अपनी जो है सूझबूझ से और अपने और क्या नाम है संगठन से और उन 6 अरब देशों को उस 1948 के युद्ध में हरा दिया। क्योंकि इज़राइल का मानना था कि देखिए हमारे पास में कोई देश नहीं था और हम दुनिया भर में प्रताड़ित किए जाते थे और हमें लोग मतलब दूसरे नज़र से देखते थे, हमारा जेनोसाइड करते थे। तो आज अगर हमारे को एक देश मिला है इज़राइल, तो हमें इसका बचाव करना चाहिए। इसको बचाने के लिए हमें अपना पूरा बल, तन, मन, धन सब कुछ लगाना चाहिए। और उसी निष्ठा से इज़राइल में महिलाओं ने, बच्चों ने, बूढ़ों ने, जो भी वहाँ की जनसंख्या थी, सभी ने उस युद्ध में पार्टिसिपेट किया और अरब देशों को उस युद्ध में 1948 के अरब इज़राइल युद्ध में धूल चटा दी। उसके बाद भी और आप देखेंगे तो इज़राइल ने और फिर जो है और जो यूएन का मतलब मैंडेट था उसके अलावा कुछ जो फ़िलिस्तीन के इलाके थे उन पर कब्जा कर लिया। और उस कब्जा करने के बाद हम बात करें तो केवल फ़िलिस्तीन 2 जगह तक सिमट के रह गया था 1948 के युद्ध के बाद। एक था आपका और गाजा पट्टी, दूसरा था आपका वेस्ट बैंक। और गाजा पट्टी जो है आज के ज़माने में जिसे हम गाजा पट्टी कहते हैं, उस पर इजिप्ट का कब्जा हो गया था 1948 के युद्ध के पास, और जो वेस्ट बैंक है उस पर जॉर्डन का कब्जा हो गया था। इसके बाद भी अरब देशों की जो ये और मतलब दुर्भावना थी, टसन थी, इज़राइल के साथ कम नहीं हुई। 1967 में दोबारा और युद्ध हुआ इज़राइल और अरब कंट्रीज़ के बीच में, जिसमें और फिर अरब देशों को हार का सामना करना पड़ा और इज़राइल ने फिर से अपनी सीमा का विस्तार किया। तो आप इस मैप में मेरे साथ देख सकते हैं जो और सैफरन कलर्स है वो फ़िलिस्तीन का है, जो कि और यूनाइटेड नेशंस के मैंडेट के समय था, जो हिस्सा फ़िलिस्तीन होल्ड करता था। और ये जो ब्लू कलर है ये इज़राइल का है, जिसे इज़राइल मतलब होल्ड करता था। लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अरब का इज़राइल के साथ युद्ध हुआ और जो है अरब देश अपना जो भूमि है जो और लैंड्स है उसको लूज़ करते गए और इज़राइल उस तरह से एक्सपांड करता गया। और आज की डेट में अगर आप देखें तो ये जो है पूरा इज़राइल कितने बड़े मतलब भूभाग को होल्ड करता है और जो फ़िलिस्तीन है वो कहीं रहे ही नहीं। तो इसकी वजह से फ़िलिस्तीनियों को आसपास के अरब कंट्रीज़ में माइग्रेट करना पड़ा और फ़िलिस्तीनियों का वजूद ही ख़त्म हो गया। और आज के इज़राइल और हमास के युद्ध के बीच में यही प्रमुख कारण है कि फ़िलिस्तीनियों का कोई वजूद नहीं है और वो भी अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों को लेके अपने लिए एक अलग फ़िलिस्तीनी कंट्री चाहते हैं। तो दोस्तों फ़िलिस्तीन लोग जैसा कि खुद का कंट्री चाहते हैं, फ़िलिस्तीन चाहते हैं, तो इसी को लेके
1964 में स्थापना होती है फ़िलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, जिसे कि PLO के नाम से भी जानते हैं। तो शुरुआत में ये जो संस्था है PLO, इनका जो मकसद था कि किसी भी तरह शस्त्र उठा के, हथियार उठा के इज़राइल के कब्जे से जो फ़िलिस्तीन का इलाका है उसको आज़ाद कराया जाए। तो इनकी इसी मंशा को लेके इज़राइल ने और यूनाइटेड नेशंस ने, US ने इसको एक आतंकवादी संस्था करार दे दिया। लेकिन देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो कुछ लोगों की नज़र में ये फ़िलिस्तीनी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये आतंकवादी हो सकती है, लेकिन अपने जो लोग हैं, जिनके जो फ़िलिस्तीनी लोग हैं जो कि दूसरे देशों में निर्वासन के लिए मजबूर हुए, उनके नज़र में ये स्वतंत्रता सेनानी से कम नहीं है। और PLO के इसी संघर्ष को देखते हुए 1974 में 1974 में यूनाइटेड नेशंस भी इसको एक और दर्जा दे देती है कि PLO हुई वो संस्था है जो कि फ़िलिस्तीन के जो लोग हैं उनका रिप्रेजेंटेटिव कर रही है और उनके लिए अलग देश चाहती है। तो इस संस्था को यूनाइटेड नेशंस भी 1974 में मान्यता दे देती है। 1992 में इज़राइल को एक बहुत ही अच्छे प्राइम मिनिस्टर मिलते हैं जिनका नाम है यिtzhak रबीन, और उनका ये मानना था जो ये PLO ऑर्गेनाइजेशन है वो कहीं से भी गलत नहीं है, क्योंकि फ़िलिस्तीनी लोगों को भी और उनके एक देश में रहने का अधिकार है। तो वो जो उस समय के फ़िलिस्तीन के और प्राइम मिनिस्टर थे यासिर अराफात अली, तो उनके साथ में वो एक ट्रीटी करते हैं और जो कुछ इलाके थे गाजा पट्टी और ये वेस्ट बैंक के, तो वो यासिर अराफात अली को दे देते हैं और इसके लिए उन्हें यूनाइटेड नेशंस से नोबेल प्राइज़ भी अवार्ड किया जाता है। शांति जो उन्होंने कायम करी उस इज़राइल और फ़िलिस्तीन के इलाके में, इसके लिए उन दोनों को नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया जाता है। इस तरह 1994 में पहली बार फ़िलिस्तीन की गवर्नमेंट बनती है जिसे फ़लस्तीन नेशनल अथॉरिटी के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये सारा शांति प्रयास जो और इज़राइल के और फ़िलिस्तीन के प्राइम मिनिस्टर्स ने किया था वो सारा एक खटाई में पड़ जाता है, क्योंकि एक जूइस और एंटी विंग के और बंदे ने, कार्यकर्ता ने, और फिर यिtzhak रबीन को वो 1995 में और गोली मार देते हैं, जिससे यिtzhak रबीन की हत्या हो जाती है। इस तरह उनका असैसिनेशन हो जाता है। तो इस इंसिडेंट में 1995 में इजरायली प्राइम मिनिस्टर के असैसिनेशन से 5-7 साल पहले 1987 में इसी तरह की मानसिकता के लोग जैसे कट्टरवादी जूइस थे, ऐसे ही कट्टरवादी फ़िलिस्तीनी भी वो ये कहते हैं कि ये जो PLO जो ऑर्गेनाइजेशन है ये कुछ ज़्यादा ही लिबरल हो रहा है और इजराइल के साथ बहुत ही इस तरह के मतलब संबंध बना रहा है। तो जबकि वो चाहते थे कि हमारा जो मुख्य उद्देश्य होना चाहिए फ़िलिस्तीन का, वो इजराइल को जड़ से उखाड़ देना, फेंकना चाहिए और हमें पूरे देश पर हमारा फ़िलिस्तीन का ही कब्जा होना चाहिए। तो इसी के मद्देनज़र 1987 में हमास ग्रुप की स्थापना होती है और इजराइल को नेस्तो नाबूद कर देने की अपनी इसी मंशा के चलते हमास 1996 के फ़िलिस्तीनी इलेक्शंस का बायकॉट करता है और इजराइल के अंदर सुसाइड बॉम्बिंग्स भी प्लान करता है, जिससे इजराइल के और जो PLO के जो रिश्ते हैं वो काफ़ी हद तक ख़राब हो जाते हैं। 2006 में हमास मिलिटेंट ग्रुप इलेक्शन लड़ता है और गाजा में और जीत जाता है। उसके बाद में जो है आप देख सकते हैं इस मैप में, एक तरफ गाजा पट्टी है जिसमें अभी जो है हमास का रूलिंग है, उसका कंट्रोल है। दूसरी तरफ जो वेस्ट बैंक है वहाँ पर जो पुरानी जो PLO थी, जो थोड़े शांतिप्रिय थे, कट्टर नहीं थे, वहाँ पर उनका कंट्रोल है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं इस मैप में, जो गाजा पट्टी है यहाँ पर हमास का कंट्रोल है और जो 7 अक्टूबर को इजराइल के ऊपर हमला हुआ था वो इसी हमास ने ही मासिव जो रॉकेट जो और फायरिंग किए थे, लॉन्च किए थे इजराइल के ऊपर, वो यहीं से हुए थे। क्योंकि ये जो हमास हैं ये कट्टरवादी सोच के फ़िलिस्तीनी हैं और इन्होंने इजराइल पे हमला किया। और दूसरी तरफ अगर हम देखें जो वेस्ट बैंक है जहाँ पर PLO का कंट्रोल है, ये अपेक्षाकृत इस तरह के कट्टरवादी सोच के नहीं हैं, तो ये इस तरह से इजराइल से किसी तरह का झगड़ा और इस तरह की चीज़ें नहीं करते हैं। तो ये आज की स्थिति है जो इजराइल की जो कॉन्फ्लिक्ट्स है गाजा पट्टी में, वो हमास के साथ इसी वजह से, उनकी कट्टरवादी सोच की वजह से बनी हुई है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज का मेरा ये जो वीडियो मैंने आपको और इस तरह से अच्छे से एक्सप्लेन करके इजराइल और हमास के बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट है, क्या उनके वजह से इतने समय से टेंशन चली आ रही थी, तो ये जो सारी जानकारी मैंने इतने इस रोचक अंदाज में विस्तृत तरीके से आपके सामने पेश की है, तो आपको पसंद आई होगी। तो इस
कृपया और इसके लिए वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल और मोहित सिंह। और मेरा आपसे वादा है कि भविष्य में इसी तरह के अच्छे कंटेंट के साथ आपके सामने आता रहूँगा और आप लोगों से रूबरू होता रहूँगा। जाने से पहले मेरी बाकी सभी लोगों से बस एक गुजारिश है। तो देखिए, युद्ध जो होते हैं और जो इस तरह से और कॉन्फ्लिक्ट होते हैं भिन्न भिन्न देशों के बीच में, विभिन्न मानसिकताओं के बीच में, तो इसमें जो नुकसान होता है वो केवल आम आदमी का ही होता है। तो आप देखेंगे बाद में जो सरकारें हैं और वो अपने रोज़मर्रा के काम पर लौट आएंगी, लेकिन युद्ध में आप देखेंगे किसी ने अपने बच्चे खो दिए, किसी ने अपना बेटा खो दिया, इस तरह से तो कई लोगों के परिवार पीछे छूट जाते हैं और उनके पास इस युद्ध की, इस विभीषिका को झेलने के बाद में केवल कड़वी यादें रह जाती हैं। तो हमें इस तरह से बस कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी भी और जैसे कंट्री के साथ में, लोगों के साथ में ऐसे कॉन्फ्लिक्ट ना करें, मिलजुल के रहें। और मेरी बस यही गुजारिश है। और बाकी और जो और निवासी हैं फ़िलिस्तीनी, कि वो भी इजराइल के साथ मिलकर रहें और जो भी यूनाइटेड नेशंस के लास्ट बेसिकली वर्डिक्ट के अकॉर्डिंग जो उनको जगह दी गई है उसमें वो रहें और किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट से बचें। जय हिंद।